गधा और गधे के रिश्तेदार। बुखारा में दाखिल होते समय व्यापार के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान न था। उसे तो सिर्फ शहर में दाखिल होने का टैक्स अदा करना था। अधिकारी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और आने का सबब क्या है? मुहर्रिर ने सींग से भरी स्याही में नेजे की कलम डुबोई और मुल्ला नसरुद्दीन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया, हुजूर आला, मैं ईरान से आया हूँ। बुखारा में मेरे कुछ संबंधी रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने संबंधियों से मिलने आए हो? तुम्हें मिलने वालों का कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, मैं उनसे मिलूंगा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं तो एक जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। काम से आए हो? अधिकारी चीखा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोनों कर अदा करने पड़ेंगे, मिलने वालों का भी और काम का भी। इसके अलावा उस अल्लाह के सम्मान में मस्जिदों की आराइश के लिए अतिया अदा करो जिस अल्लाह ने रास्ते में डकैतों से तुम्हारी हिफाजत की। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं चाहता था कि वह अल्लाह इस समय मेरी इन मुफ्तखोरों से हिफाजत करता। डकैतों से बचाव तो मैं खुद कर लेता, लेकिन वह खामोश ही रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस बातचीत के प्रत्येक शब्द का मूल्य उसे 10 तंके देकर चुकाना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी अंटी में से थैली निकालकर शहर में दाखिले का, रिश्तेदारों का, व्यापार का और मस्जिदों के निर्माण का कर अदा किया। सिपाही इस फिराक में आगे को झुक झुक कर देख रहे थे कि देखे इसके पास कितनी रकम और है, मगर जब कर अधिकारी ने उन्हें सख्त निगाह से घूरा तो वे पीछे हट गए। मुहर्रिर की नेजे की कलम तेजी से रजिस्टर पर चल रही थी। कर अदा करने के बाद भी नसरुद्दीन की थैली में कुछ तंके बच गए थे। कर अधिकारी की आंखों में वे तंके खटक रहे थे और वह तेजी से सोच रहा था कि वह तंके भी इससे कैसे हथियाए जाए। कर अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन चलने को हुआ तो अधिकारी चिल्लाया, ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। इस गधे का कर कौन अदा करेगा? यदि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो जाहिर है कि तुम्हारा गधा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। इसका कर अदा करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर अपनी थैली का मुंह खोला और बड़ी ही नम्रता से बोला, मेरे आका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हकीकत में बुखारा में मेरे गधे के संबंधियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वरना जैसे यहाँ काम चल रहा है उसे देखते हुए तो तुम्हारे अमीर बहुत पहले ही तख्त से उतार दिए गए होते और मेरे हुजूर, आप अपने लालच की वजह से न जाने कब के सूली पर चढ़ा दिए गए होते। इससे पहले कि कर अधिकारी उसकी बात का अर्थ समझ पाता, मुल्ला नसरुद्दीन उछलकर अपने गधे पर बैठा और उसे एड़ लगाकर सरपट दौड़ाता हुआ एक गली में जा घुसा। वह लगातार अपने गधे का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, और तेज मेरे वफादार दोस्त, जल्दी भाग, वरना तेरे इस मालिक को एक और कर अपना ये सिर देकर चुकाना पड़ेगा। और तेज मेरे वफादार गधे, और तेज। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी अलग किस्म का था। मालिक ना भी कहे तब भी वह हालात को देखकर अपनी चाल बदल लेता था। उसके लंबे और सतर्क कानों ने फाटक से आती चिल्ल पों और कर अधिकारी की टकराहट सुन ली थी, जो अपने सिपाहियों को उस शैतान को पकड़ लाने का आदेश दे रहा था। जाओ, जल्दी जाओ, पकड़ कर लाओ उस काफिर को। आखिर वह है कौन? हवा में तैरती इन आवाज़ों ने मुल्ला नसरुद्दीन के गधे के पैरों में जैसे बिजली भर दी हो। वह किसी की भी परवाह किए बिना भागा जा रहा था। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने पांव ऊपर उठाने पड़ रहे थे। वह तो बिल्कुल गधे की पीठ पर पड़ी जीन से चिपक गया था। उसकी बाजुएं गधे की गर्दन से लिपटी हुई थी। यह देखकर गली के कुत्ते डर और घबराहट के मारे भौंकने लगे कि या अल्लाह, ये क्या बवाल आ गया। गली में घूमते चुगते मुर्गे मुर्गियां और उनके चूजे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। राहगीर अचरज से दीवारों के साथ सटकर खड़े हो गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुसीबत है,
किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उधर कुछ सिपाही उसकी खोज में इधर उधर निकल पड़े थे। कर अधिकारी अभी तक क्रोध से थरथरा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और नथुने फड़फड़ा रहे थे। एक आशंका फांस की तरह उसके हलक में फंसी हुई थी कि वह आज़ाद ख्यालात वाला निडर आदमी कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं था। आखिर ऐसी बेबाक बात मुल्ला नसरुद्दीन के सिवाय और कह ही कौन सकता था। वे लोग भी आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। ये जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन के ही योग्य था। दोपहर होते होते यह चर्चा पूरे शहर में पहुंच चुकी थी कि एक व्यक्ति ने द्वार पर ऐसी बात कही। जिसने भी सुना उसने यही कहा, ऐसा जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता था। बुखारा की यादें। मुल्ला नसरुद्दीन को दोपहर हो गई, किंतु उसका कोई सगा संबंधी उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि उसे अपना वह मकान भी देखने को न मिला जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ वह खेल कूद कर बड़ा हुआ था। मकान के बाहर एक बगीचा था जहाँ छायाधार हरे भरे वृक्ष थे। कुछ दूरी पर एक झरना था जिसकी संगीतमय आवाज मन को आत्मविभोर कर दिया करती थी। किंतु अब उस स्थान पर ऊसर मैदान था जहाँ मकान था, वहाँ अब मलबे के ढेर थे। टूटी फूटी दीवारें खड़ी थी। एक और चटाइयों के जले कटे टुकड़े सड़ रहे थे। इधर उधर कांटेदार झाड़ियाँ और बेतरतीब घास उग आई थी। इंसान तो क्या, वहाँ परिंदा भी कभी आया हो ऐसा नहीं लगता था। हैरानी से उस मंजर को देखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा तो मलबे के एक ढेर से काले तेल की एक पतली सी धार निकली और धूप में चमकती हुई मलबे के दूसरे ढेर में लुप्त हो गई। वह एक काला सांप था, इंसानों द्वारा खाली छोड़ी गई जगह पर रहने वाला एक भयानक जीव। जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ इस जैसे भयानक जीव अपना अधिकार जमा लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने गुजरे वक्त का एक एक लम्हा बारी बारी थिरकता रहा। उसकी आंखें नम हो गई, कलेजा गमजदा हो गया। न जाने वह कब तक यूं ही खड़ा रहता कि एकाएक किसी के खांसने की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। खांसने वाले के शरीर को हिला देने वाली किसी बूढ़े शख्स की खांसी की आवाज़ थी वह। मुल्ला नसरुद्दीन ने पलट कर देखा। फटे हाल एक बूढ़ा उबड़ खाबड़ धरती को लांघता हुआ अपनी राह चला जा रहा था। नसरुद्दीन लपक कर उसके पास पहुंचा। अस्सलाम अलैकुम चाचा। बूढ़ा ठिठक कर उसे इस प्रकार देखने लगा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बिना रुके मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था, अल्लाह आपको सेहत और बरकत बख्शे। क्या आप बता सकते हैं कि यह खंडर किसके मकान के हैं? कौन रहता था यहाँ? तुम कौन हो बेटा? क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ चाचा, मुल्ला नसरुद्दीन बोला। एक अरसे बाद बुखारा आया हूँ। काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है सब कुछ। ठीक कहते हो बेटा, बहुत कुछ बदल गया है बुखारा में। यह जो खंडहरात तुम देख रहे हो, यह जी नसाज शेर मोहम्मद का घर था। एक ज़माने में मैं उनसे खूब वाकिफ़ था। शेर मोहम्मद मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद थे। ख्वाजा नसरुद्दीन के विषय में तो तुमने अवश्य ही सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन उसके और करीब आ गया और बोला, हाँ चाचा, उसके बारे में कुछ सुना तो है, मगर आप तो यह तो बताएं कि मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद शेर मोहम्मद और उनका परिवार सब कहाँ गए? मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ हैं? धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो, कब कपीसी लेकर बूढ़ा बोला। बुखारा में हजारों जासूस हैं। यदि उन्होंने हमारी बातें सुन ली तो हम लोग एक नई परेशानी में पड़ जाएंगे। वाकई तुम परदेशी हो, तभी तो नहीं जानते कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेने पर भी पाबंदी है, सख्त पाबंदी। उसका तो नाम लेना ही जेल पहुंचा देने के लिए काफ़ी है। मेरे बेटे, तुम जरा मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि शेर मोहम्मद का क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी बड़ी आंखें घबराहट और खलबली से फैल गईं। फिर वह बूढ़े के करीब आया और मन में अनुमान लगाते हुए कि उसके पिता का क्या हुआ होगा, उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं।
बूढ़े ने खंगार खांसकर अपना गला साफ किया। फिर मुल्ला नसरुद्दीन के कान के पास सरगोशी सी करने लगा। बेटा, यह वाकया पुराने अमीर के ज़माने का है। मुल्ला नसरुद्दीन को उसकी हरकतों के लिए बुखारा से निकले जाने के कोई 18-20 महीने के बाद एक दिन अचानक यह खबर बुखारा में फैल गई कि वह जासूस बनकर दोबारा बुखारा में लौट आया है। क्या यह खबर सच्ची थी? अरे नहीं बेटा, अफवाह थी, अफवाह, कोरी बकवास। बूढ़े ने उसी राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू की। यह अफवाह अमीर के कानों तक भी पहुंच गई कि वह यहाँ गैर कानूनी धंधे कर रहा है, अमीर का मजाक उड़ाने वाले नगमे लिख रहा है और अवाम में बदफैली फैला रहा है। फिर व्याकुलता से मुल्ला ने पूछा, फिर क्या हुआ बुजुर्गवार? होना क्या था बेटा? सिपाही नसरुद्दीन की तलाश में जुट गए। जमीन आसमान एक कर दिया। बुखारा का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सारी कवायद बेकार गई। मुल्ला नसरुद्दीन तो क्या, उसकी परछाई भी उन्हें नहीं मिली। आखिर होता तो मिलता ना। फिर मुल्ला की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सिपाहियों की इस नाकामी पर अमीर बहुत झुंझला गया और उसके हुक्म से नसरुद्दीन के वालिद, चाचा, मामू वगैरह दूर पास के रिश्तेदारों और यहाँ तक कि हमदर्द और दोस्तों तक की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया और सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उन लोगों को तब तक तकलीफ़ें दें जब तक वे मुल्ला नसरुद्दीन का पता न बता दें। कहकर बूढ़ा एक पल के लिए रुका, फिर पुनः बोला, यह तो खुदा का शुक्र है बेटे कि उन लोगों को खुदा ने शांत रहने और तकलीफ़ें जज्ब करने की हिम्मत बख्शी। लिहाजा मुल्ला नसरुद्दीन अमीर के हाथों में ना पड़ जाए। लेकिन उसके वालिद जीनसाज शेर मोहम्मद तकलीफ़ें सहने की वजह से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। और बाकियों का क्या हुआ? मेरा मतलब है उसके बाकी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह। अमीर के कहर से बचने के लिए वे सब बुखारा छोड़कर भाग गए। किसी को नहीं मालूम कि अब वे लोग कहाँ हैं। अमीर के हुक्म से उन लोगों के मकान और बगीचे वगैरह तहस नहस कर दिए गए ताकि उन लोगों की याद भी बाकी ना बचे। लेकिन उन्हें बिना वजह क्यों परेशान किया गया बुजुर्गवार? उन्हें क्यों सताया गया? मुल्ला नसरुद्दीन चीख कर बोला। मुल्ला नसरुद्दीन तो उस वक्त वहाँ था ही नहीं, यह बात तो मैं भी जानता हूँ। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बूढ़ा अपनी कमज़ोर नज़रों की वजह से उन्हें न देख पाया। यह कौन कह सकता है कि मेरे बेटे कि वह यहाँ था भी या नहीं? मैं कह रहा हूँ मुल्ला नसरुद्दीन की जहाँ जब इच्छा होती है वह आता जाता है। बेमिसाल मुल्ला नसरुद्दीन हर कहीं है और कहीं भी नहीं। बूढ़ा खामोशी से आगे बढ़ गया और अधिक रुकना शायद अब उसे गवारा नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे की ओर बढ़ गया। फिर उसके गले में हाथ डालकर बोला, ए मेरे वफादार दोस्त, मेरे प्यारे हमसफ़र, तूने देख लिया ना कि इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई और हमदर्द नहीं है। मेरी इस आवारा ज़िंदगी में तू ही मेरा वफादार और सच्चा हमदर्द है। शांत खड़े गधे ने इस अंदाज में अपनी आंखें मिचमिचाई मानो अपने मालिक के गम में शरीक होने की ताकीद कर रहा हो। पत्तियों को चबाता उसका जबड़ा रुक गया और कुछ पत्तियां मुंह से बाहर लटक रही थीं। गमजदगी की इससे बड़ी मिसाल और भला क्या हो सकती थी। काफ़ी देर बाद मुल्ला अपने गम पर काबू पा सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूख कर सफ़ेद पड़ गई थी। सामान्य होकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देने लगी, इरादों की दृढ़ता। उसने गधे की पीठ पर प्यार से एक धौल जमाया और अपेक्षाकृत ऊंची आवाज़ में बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई फिक्र नहीं मेरे दोस्त। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि बुखारा के लोग अब भी मुझे याद रखे हुए हैं और लोग अब भी मुझे जानते हैं। किसी न किसी तरह हम अपने कुछ हमदर्द खोज ही लेंगे और अमीर के बारे में ऐसी ऐसी नगमे लिखेंगे कि वह अपने तख्त पर बैठा अपने बाल नोचेगा। आ मेरे दोस्त, अब चले।